हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सिलेबस ऑफ यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे, क्योंकि तैयारी करने से पहले हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो क्या पूछता है, सिलेबस। तो सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या पूछता है, और उसके लिए हमें क्या देखना होगा, सिलेबस और ऑफिशियल सिलेबस जो यूपीएससी के वेबसाइट पे मिलेगा। और वो उसकी कॉपी मेरे पास है। यूपीएससी ऑफिशियल ऑफिशियल सिलेबस है ये। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स का देखेंगे। तो प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, पहला जीएस और दूसरा पेपर सीसैट। सीसैट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और जो पेपर वन है वो जीएस है, जनरल स्टडीज मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट। पेपर वन में क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी एंड साइंस। यहाँ पे जो लिखा हुआ है पेपर वन में, जनरल साइंस। जनरल साइंस जनरल मतलब सामान्य, लेकिन लिखा तो है जनरल साइंस, लेकिन पूछता टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से है। टेक्नोलॉजी यानी नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो साइंस, ये लिखा तो है साइंस, लेकिन पूछता टेक्नोलॉजी पोर्शन से है, और वो भी करंट जो न्यूज़ में चल रहे हैं। जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्या क्या मिसाइल, अग्नि मिसाइल, क्या हो रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल, इन सब के बारे में। और कभी कभी मेंस में, मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस में फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन आते हैं। फ्यूचरिस्टिक यानी कि जो अभी आया भी नहीं है, टेक्नोलॉजी, उसके बारे में फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन भी। तो उसको भी टैकल करना होगा। फ्यूचरिस्टिक पीवाईक्यू, पहला सिलेबस, उसके बाद पीवाईक्यू। ये दो चीज़ तैयारी करने से पहले देख लो। यानी आज सिलेबस को हम देखेंगे, सिलेबस क्या है, सिलेबस क्यों है, और ये सिलेबस कैसे इस बच्चे का जो एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहा है, ये पूरा सिलेबस कैसे उस बच्चे को उसकी पर्सनैलिटी इन्हेंस करेगा। तो आइए देखते हैं। पेपर वन 200 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन 2 घंटे, और 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 2 घंटे। और ये दोनों पेपर कंपलसरी है। प्रीलिम्स का कंपलसरी पेपर, 200 मार्क्स ईच, दोनों पेपर 200 मार्क्स के। यानी कि सी सैट का भी 200 मार्क्स, लेकिन इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे। 80 क्वेश्चन, और वो भी, ये भी 2 घंटे का है ड्यूरेशन। तो दोनों पेपर 2 घंटे के हैं और 200 मार्क्स। पर जो क्वेश्चन पूछने की क्वांटिटी है, जीएस में 100 क्वेश्चन और सी सैट में 80 क्वेश्चन। और सी सैट में क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी क्वालिफाइंग मार्क 66.66 मार्क्स लाना होता है, क्वालिफाइंग करना होता है, यानी कि 33%। तो 200 मार्क्स का है, तो आपको 80% का टारगेट लेके चलना है अगर तैयारी कर रहे हैं सी सैट। और इस इस साल का जो प्रीलिम 2026 है उसमें कॉम्प्रिहेंशन का थोड़ा कम कर दिया है। कॉम्प्रिहेंशन यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी को कम किया है। करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट। करंट इवेंट ऑफ करंट इवेंट यानी कि करंट जो न्यूज़ में चल रहे हैं, जो न्यूज़ में नेशनल और इंटरनेशनल। नेशनल यानी कि हमारे देश के लिए, और इंटरनेशनल जो इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस जो नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है, ऐसे फालतू के नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। जैसे कि इंटरनेशनल में हमारा जो इंडिया का, जापान का या ऑस्ट्रेलिया, अभी हम लोग वो कर रहे हैं ना, पार्टनरशिप साइन, ट्रेड ट्रेड साइन कर रहे हैं ना पार्टनरशिप करने के लिए, इंडिया जापान या इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब आईआर में आ जाता है। और आईआर यानी कि इसको हम करंट करंट के साथ लिंक करके पढ़ेंगे, तो
हमें अपडेटेड भी होगा और साथ में हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो उसमें कीवर्ड होते हैं, वो भी हमें समझ में आएगा कंसेप्ट। तो करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ऐसे फालतू के नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के जो करंट इवेंट यानी करंट अफेयर, यानी कि ये जो पहला पेपर है, पेपर 1 जीएस पेपर, तो करंट अफेयर भी आ गया। तो करंट अफेयर आ गया। अब हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री आ गया। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री या प्रीलिम्स पे मॉडर्न हिस्ट्री आता है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और एंड वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड। तो यहाँ पे वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी दोनों है। तो हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एक्सेट्रा। तो ये इंडियन पॉलिटी भी आ गया, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस सब आ गया। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, गरीबी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा। तो इकोनॉमी आ गया। जनरल इशूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट भी आ गया। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। क्लाइमेट चेंज, ये ज्योग्राफी में भी आएगा, और यानी कि क्लाइमेटोलॉजी ज्योग्राफी में भी आएगा और इन्वायरमेंट में भी तो आएगा ही, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी कि ये जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसमें कोई डू नॉट रिक्वायर, ज़रूरी नहीं है कि आपको उस सब्जेक्ट की एक स्पेशलाइजेशन हो, स्पेशलाइजेशन रिक्वायर नहीं है, ये यूपीएससी का है। तो डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन मतलब उसमें एकदम पीएचडी नहीं करनी है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, बस ऊपर ऊपर से बस पता हो कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये क्यों हो रहा है, बस ऊपर से जो रीजन होते हैं, डीप में नहीं जाना है एकदम कि यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश हो रही है, जो क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है, तो एकदम डीप में पीएचडी नहीं करनी है, हमें बस ऊपर ऊपर से रीजन पता होना चाहिए कि क्लाइमेट क्यों चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट क्यों चेंज हो रहा है, तो उसमें ऊपर आपको स्पेशलाइजेशन यहाँ साफ साफ लिखा है, डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, ज़रूरी है बट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बट इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट में रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो एक जनरल नॉलेज होना चाहिए। और प्लस जो भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड ये जितने भी प्रोजेक्ट आते रहते हैं गवर्नमेंट के, जैसे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, तो इन सब का जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होगा, तो ये सब, और डिजास्टर मैनेजमेंट भी इसी में आ जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, जनरल साइंस में साइंस एंड टेक, तो जनरल साइंस लिखा है लेकिन पूछेगा टेक्नोलॉजी पोर्शन से, जनरल साइंस लिखा है सिलेबस में लेकिन पूछता है टेक्नोलॉजी से। तो साइंस एंड टेक भी आ गया इसमें, इन्वायरमेंट इकोलॉजी आ गया, इकोनॉमी आ गया, पॉलिटी आ गया, ज्योग्राफी आ गया, वर्ल्ड और इंडियन, फिर हिस्ट्री आ गया, करंट अफेयर, तो ये सब आ गया। पेपर 2 200 मार्क, ड्यूरेशन 2 घंटे, 80 क्वेश्चन, और क्वालिफाइंग नेचर का होता है, नेगेटिव मार्किंग, इसमें भी नेगेटिव है, जीएस में भी और सी सैट में भी नेगेटिव मार्किंग है, दोनों में नेगेटिव मार्किंग, -87, नहीं 87 नहीं है, देखो अभी कंफर्म नहीं है, बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग जितना भी होगा वो मैं बता दूंगा। तो सी सैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सी सैट, कॉम्प्रिहेंसन यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, आरसी जिसको शॉर्ट में आप लोग आरसी बोलते हैं, आरसी हो गया। इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल मतलब आपका बात करने का तरीका, इंटरपर्सनल आपका जो
खुद का पर्सनल है। इंटर यानी कि आप आपके अंदर, इंटर आंतरिक, इंटरपर्सनल जो आपका एक स्किल है, जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल आता है, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। लॉजिकल, आप कितना लॉजिकल रीजनिंग करते हो, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी। एबिलिटी मतलब एबिलिटी तो पता ही है ना, छठम था। एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल, एनालिटिकल मतलब आप कितना एनालिटिकल है, कितना एनालाइज कर सकते हैं, कितनी आपकी एबिलिटी है एनालाइज करने की। एनालाइज, लॉजिकल, एनालाइज, डिसीजन, आपकी डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के किसी इशू को कैसे आप देखते हैं और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी इशू को कैसे आप देख रहे हैं और उसकी जो वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन क्या, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी एक वो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है कि कैसे आपका नज़रिया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, मेंटल मतलब मेंटल ये दिमाग, एबिलिटी यानी कि छठम, कितना आपके पास एबिलिटी है, छठम है, आप कर पा रहे हैं कि नहीं। एबिलिटी यानी कि आपकी मेंटल एबिलिटी है कि नहीं। जनरल, जनरल, जनरल लिखा है यानी कि सामान्य, मतलब एक सामान्य जो जनरल सिचुएशन होती है उसमें आपकी मेंटल एबिलिटी काम करती है। मेंटल एबिलिटी एक सामान्य सिचुएशन में काम करती है, क्योंकि एज ए ब्यूरोक्रेट, एज अ आईएएस ऑफिसर, एज अ सिविल सर्वेंट, जो भी बोल लो, जब आप आईएएस बनेंगे तो आपके सामने ये सारी सिचुएशन, ये जो लिखा है, ये सब आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा। मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग करना होगा, डिसीजन मेकिंग भी करना होगा, ये सब आपको करना होगा। तो इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है, जानना चाहिए कि डिसीजन हम कैसे लेंगे। आप खुद इमेजिन करो, मान लो अभी ने एग्ज़ाम निकाला, मान लो एग्ज़ाम निकल गया, इंटरव्यू निकल गया, आप आईएएस बन गए, आईएएस बन गए। अब आपके पास, और जिस दिन आपकी पोस्टिंग हुई उस दिन कोई डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गई, इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई उस एरिया में। अब जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले एक्टिव कौन होता है, आईएएस ही होता है। तो आईएएस, अब आप वहाँ से जाएंगे अपने ऑफिस से, तो अब उस सिचुएशन में आपको लोगों को बचाना है। और कुछ लोग कभी कभी कुछ लोग अपने घर को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनके घर से उनकी यादें होती है। तो आपको उनके साथ इमोशनली बात करनी होगी, उनको समझाना होगा कि घर तो दोबारा बन जाएगा, लेकिन आपको कुछ हो गया तो आप वापस नहीं मिलाएं आप, मतलब आपको इमोशनली उनसे बात करनी होगी, आपको ग्राउंड लेवल पे एक्शन लेना होगा, ग्राउंड लेवल पे एक्शन लेना होगा। तो बहुत, बाढ़ या कुछ भी, कोई सिचुएशन भी आ सकती है, कोई सिचुएशन अगर आ गई तो आप टैकल कर रहे, उस प्रॉब्लम को टैकल कर पाए। इसलिए ये सब कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सब आनी चाहिए। उसके बाद बेसिक न्यूमरेसी वही नंबर सिस्टम, छोटी क्लास का क्लास 10, लेकिन लिखा है क्लास 10 लेवल, लिखा है क्लास 10 लेवल, लेकिन पूछा क्लास 10 लेवल से ऊपर का है। भाई 12 तक पढ़े हो, ग्रेजुएशन है, तो क्लास 10 लेवल लिखा है, लेकिन तुम्हारी आईएएस बनना है तुमको आगे चल के, तो थोड़ा ये 10th लेवल से ऊपर तो जाएगा ही। लिखा तो सिलेबस में 10th लेवल लिखा है, लेकिन क्वेश्चन पीवाईक्यू उठा के देखो, दिमाग चकरा नहीं गया ना, जब पढ़ लोगे तब सॉल्व करना। 10th, क्लास 10th लेवल सिलेबस में 10th लेवल लिखा है, लेकिन हाई फाई 10th लेवल से ऊपर का घूम जाएगा दिमाग, ऐसा घूमेगा कि फिर उठ नहीं पाओगे। इसीलिए अभी से सिलेबस देखो, पीवाईक्यू देखो, सिलेबस और पीवाईक्यू पहले देखो, उसके बाद तैयारी करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप लोग, सबसे पहले आप लोग सिलेबस, पीवाईक्यू एनालिसिस करें, सिलेबस देखें, सिलेबस देखने के बाद पीवाईक्यू पे आएँ, और पीवाईक्यू में देखें कि वो जो टॉपिक है यानी कि थीम है उस पर कितनी बार रिपीट हुआ है। हर साल
देखो कौन कौन सा रिपीट हुआ टॉपिक, यानी कि यूपीएससी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, थीम रिपीट होती है, थीम। तो उस थीम को देखो कि कितनी बार किसने लगातार कितने साल वो थीम रिपीट हुई है। इस साल भी कोई थीम रिपीट हुई है, इसकी बात करो प्रीलिम 2026 में। लेकिन वो जो बच्चे पहचान सकते हैं वो पहचान लेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एंड दियर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल। इंग्लिश लैंग्वेज आरसी तो है ही, कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल, ये क्लास टेंथ में नहीं आरसी आता था, वही है क्लास टेंथ। और यहाँ नोट करो, क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल ऑफ क्लास 10th लेवल, लास्ट आइटम इन द सिलेबस ऑफ पेपर 2 will be tested through passage from English language only without providing Hindi translation thereof in the question paper। यानी कि हिंदी ट्रांसलेशन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी कि इंग्लिश में ही होगा। इंग्लिश इंग्लिश आपकी वो हो रही है, इंग्लिश चेक हो रही है, तो इंग्लिश टेस्ट हो रही है, तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा इंग्लिश। उसमें हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ लिखा है नोट कि हिंदी ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हो रही है। इंग्लिश लैंग्वेज आपको इंग्लिश आनी चाहिए। द क्वेश्चन विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, पता ही है मल्टीपल चॉइस। द मेन एग्जामिनेशन intended to assess the overall intellectual ट्रेड मतलब कैरेक्टर, इंटेलेक्चुअल की बात करो, ये इंटेलेक्चुअल, आपका इंटेलेक्चुअल ट्रेड, यानी कि ये आपका इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर ट्रेड। और आपकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ कितना गहराई से आप समझ रहे हैं, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है, डेप्थ ऑफ उस टॉपिक को कितना आप डेप्थ में, डेप्थ मतलब कितनी गहराई में गड्ढा, फावड़ा लेके गड्ढा खोदो यहाँ पे, कि आप कितना डेप्थ में जा सकते हो। ठीक है, ठीक है, फावड़ा लेके घूमना। और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन टॉपिक आए, उसमें डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करो कि आपकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कितनी है, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ओके, नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट। तो कैंडिडेट की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के बाद रेदर देन बजाय मेयरली द रेंज ऑफ दियर इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी, जो आपकी जानकारी, इंफॉर्मेशन, मेमोरी, जो भी आपने पढ़ा है, रेंज उसके ऊपर ऊपर का, उसके बजाय आपकी जो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको एसेस करता है मेंस एग्जामिनेशन। द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन इन द जनरल स्टडीज यानी जीएस पेपर 2 से लेके पेपर 5, ये जो पेपर है GS1, GS2, GS3 और GS4, ये 4 पेपर होते हैं जीएस के, यानी कि पेपर 2 से लेके पेपर 5 विल बी सच दैट अ वेल एजुकेटेड पर्सन, जो कि एक पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड पर्सन होता है, विल बी एबल, वो एबल है टू आंसर देम विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी। द क्वेश्चन विल बी सच एज to test a candidate general awareness of a variety of subjects which will have relevance for a career in civil services। यानी कि क्या लिखा है, बिना स्पेशलाइज यहाँ पे भी डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, और यहाँ पे भी बिना स्पेशलाइज स्टडी, उस सब्जेक्ट की बिना स्पेशलाइज स्टडी नहीं चाहिए, बिना स्पेशलाइज स्टडी, यानी कि जो एक वेल एजुकेटेड जो पढ़ा लिखा बंदा होता है वो एबल है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ यूपीएससी का है, ये ऑफिशियल सिलेबस है मेरे, ऑफिशियल। तो यूपीएससी खुद आपसे कह रहा है कि आप बिना स्पेशलाइज स्टडी के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशलाइज स्टडी नहीं चाहिए। ओके, स्पेशलाइज स्टडी नहीं चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, बस आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ कितनी है उस टॉपिक के लिए,
इंटेलेक्चुअल कितनी है आपके पास, ट्रेड, और वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे हो कि नहीं भाई। क्योंकि भले ये डेट जनता द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चलाते हैं, यानी कि एमपी एमएलए, डेट को वही लोग चलाते हैं, कानून बनाते हैं, फिर जजेस जो है न्याय करते हैं जजेस, और सरकार पॉलिसी और स्कीम लाती है, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब वही लोग करते हैं। हम लोग, लेकिन असली में बैकबोन सिविल सर्वेंट ही हैं इस पूरे सिस्टम में। बैकबोन हम ही लोग हैं, क्योंकि इतना डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ये सब पढ़ के जा रहे हैं, देश को वही लोग चला रहे हैं। बस हम लोग का काम है उन लोगों को एडवाइस करना कि हम लोग इतने अंडरस्टैंडिंग, और वो लोग इलेक्ट होके गए हैं, हम लोग परमानेंट है। हम लोग की जो ये सिविल सर्वेंट है, ये परमानेंट जॉब है, परमानेंट, परमानेंट। और आईएएस से जब आपका अपॉइंटमेंट होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर के बगल वाली पोस्ट होती है, यानी कि बराबर की पावर होती है कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी कि एक इलेक्ट होके क्या है और एक कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट हो गए, यानी कि आईएएस, फिर आईएएस के ऊपर जो भी होगा आईएएस के ऊपर, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी। तो प्राइम मिनिस्टर के बगल में कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी कि एक पढ़ा लिखा, यानी कि एक एकदम वेल एजुकेटेड पर्सन, और एक इलेक्टेड, यानी कि जनता का रिप्रेजेंटेटिव। प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का रिप्रेजेंटेटिव है भाई, ऐसे मत बोलो। तो एक पढ़ा लिखा है, यानी कि हम जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, यानी कि आईएएस, जो यहाँ से अपॉइंट हो गए ऊपर गया है कैबिनेट सेक्रेटरी तक अपॉइंट हो गए, तो वो एडवाइस करेगा कि इस पॉलिसी में ये कमी है, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड है, तो वो तो बात करेगा ही, बोलेगा कि इसमें ये रिफॉर्म करिए, इसमें ये सही नहीं है, इसमें ये गलत है। और अगर सही होगा तो कहेगा अच्छी बात है, इम्प्लीमेंट करिए, इम्प्लीमेंट करिए। ओके। तो ये है हमारी पावर, हमारे बिना ये देश नहीं चल सकता। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, ये सिविल सर्वेंट के बिना ये देश अपाहिज हो जाएगा, क्योंकि ये बैकबोन है भाई। ये जो इलेक्ट होके गए हैं, ये लोग देश चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। जो ये बिल होता है, ये ड्राफ्ट हम ही लोग करते हैं, इन लोगों के पास कहाँ इतना नॉलेज है। बिल को हम ही लोग ड्राफ्ट करते हैं कि ये बिल आना चाहिए, कानून आना चाहिए, हम ही लोग ड्राफ्ट करते हैं पार्लियामेंट में। ओके। Without any specialized study, the question will be such as to test a candidate general awareness. कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस, कैंडिडेट की अवेयरनेस कि वो कितना जानता है, उसकी सामान्य जनरल अवेयरनेस सोसाइटी के बारे में। जनरल सोसाइटी नहीं, जनरल अवेयरनेस। जो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये जो वैरायटी है सब्जेक्ट की, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, तो इन सब में उसकी वैरायटी है ना ये। तो ये जितनी भी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट की, जो भी इतने सारे सब्जेक्ट की जो जनरल अवेयरनेस है, इनके बारे में क्या जानता है, क्या अवेयर है ये कैंडिडेट, मतलब जो भी कैंडिडेट है वो कितना जानता है, कितना अवेयर है, जनरल अवेयरनेस, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट विच विल हैव रेलेवेंस, जो कि रेलेवेंस हो फॉर अ कैरियर, करियर इन सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज, the questions are likely to test the candidate's basic understanding of all relevant issues and ability to analyze and take a view on conflicting socio-economic goals, objectives, and demands. The candidate must give मतलब कैंडिडेट जो आंसर देगा मेंस में जो आंसर लिखेगा वो रेलेवेंट हो, मीनिंगफुल हो, और संकिंट आंसर, संकिंट यानी कि संक्षिप्त हो। संकिंट, संकिंट मतलब संक्षिप्त, यानी कि संक्षिप्त में हो, मीनिंगफुल हो, समझ में आए, और जो रेलेवेंट होता है, यानी कि कीवर्ड, की पॉइंट। ऐसा नहीं पूरी कहानी रच दिया लेकिन आंसर तो दिया ही नहीं। मेन मुद्दे पे जो आंसर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की डिमांड, जो आंसर लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही आंसर लिखना है, मीनिंगफुल हो, डायरेक्ट टू द पॉइंट। आपको टू द पॉइंट लिखना होगा, और वो भी कीवर्ड, जो कीवर्ड होते हैं उनके साथ कीवर्ड। मेन मुद्दा है कीवर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड, कीवर्ड। ओके, कीवर्ड के बिना मीन्स का आंसर अधूरा है, इनकम्प्लीट है।
इनकम्प्लीट। ओके, मीन्स में अगर आपको नंबर चाहिए तो कीवर्ड कीवर्ड आपको पता होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, पॉलिटी, इकॉनमी, किसी में भी। कीवर्ड इज अ मेन थिंग। कीवर्ड इज अ मेन थिंग। सेकंड, द स्कोप ऑफ द सिलेबस फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 6 and paper 6 and 7 फॉर द। और पहला पेपर 1 एसए का होता है, यानी कि कुल मिला के इधर के ये 2 से 5 तक, यानी कि ये 2 से जो 5 है, ये जीएस के 4 पेपर हैं, ये 4, और ये 2 6 और 7 वाले, और ये एसए, यानी कि 4 3 9 पेपर होते हैं ना। रुको, ये 2 पेपर यहाँ पे 4 पेपर, तो 2 4 6 6, और ये एक पेपर ये एसए का। 9 पेपर होते हैं ना। कैसे डिवाइड है? 9 पेपर होते हैं मेंस में। 9 पेपर होते हैं। अब एक पेपर एसए का चला गया, इसमें से एसए हो गया। एसए के बाद जीएस पेपर 1, यानी कि पेपर 2 होगा। जीएस पेपर 1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। पहले ये देख लेते हैं। पेपर 6 एंड पेपर 7, 6 और 7 2 पेपर ऑप्शनल के पेपर होंगे। फॉर द एग्जामिनेशन इज ब्रॉडली ऑफ द ऑनर्स डिग्री लेवल। ऑनर्स डिग्री यानी कि जो आपका अंडर ग्रेजुएट है, बैचलर डिग्री है, ऑनर्स डिग्री लेवल, दैट इज दैट इज अ लेवल हायर देन द बैचलर डिग्री एंड लोअर देन द मास्टर डिग्री। यानी कि बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री इन दोनों के बीच में कहीं आपका ये सिलेबस लाई करेगा। यानी कि बैचलर से हाई, यानी कि ग्रेजुएशन आपका चल ही रहा है, तो ग्रेजुएशन से अंडर ग्रेजुएट, यानी कि बैचलर डिग्री से ऊपर हाई फाई होगा। लेकिन मास्टर से नहीं, मास्टर से लोअर होगा, यानी कि मास्टर से थोड़ा कम। यानी कि बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के बीच में आपका सिलेबस लाई करेगा। बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के बीच में आपका सिलेबस लाई करेगा ऑप्शनल का। तो मास्टर डिग्री यानी कि आपने पीजी नहीं किया है, ग्रेजुएशन चाहिए, तो ग्रेजुएशन तो हो गया है, तो ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री से ऊपर और मास्टर से कम, उस बैचलर और मास्टर के बीच में आपका सिलेबस, ऑप्शनल का सिलेबस लाई करेगा। तो अपने हिसाब से जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है और जीएस के साथ ओवरलैप हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट, तो मेरा इंटरेस्ट ज्योग्राफी में है तो मैं ज्योग्राफी लूँगा। मेरा इंटरेस्ट ज्योग्राफी में है तो मैं ज्योग्राफी ही लूँगा। आपकी मर्ज़ी, आपका इंटरेस्ट जिसमें है वो आप ले लीजिए अपने हिसाब से। सिलेबस बहुत बड़ा है। फॉर एग्जामिनेशन इज ब्रॉडली ऑफ द ऑनर, ये तो हो गया है। इन द केस ऑफ इंजीनियरिंग, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, लॉ हो गया, तो इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, लॉ, द लेवल करस्पॉन्डेंट टू द बैचलर डिग्री syllabi or the papers included in the scheme of civil services mains examination are given as follow. Paper 1 essay होता है, candidate will be required to write an essay on a specific topic. The choice of subject will be given. They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression. तो कैंडिडेट को जरूरी है एक ऐसे लिखना, एक स्पेसिफिक टॉपिक मतलब वो लोग देंगे, तो आपको चॉइस सब्जेक्ट का चॉइस खुद करना है। द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट विल बी गिवन, आपको दिया जाएगा। दे विल बी एक्सपेक्टेड, यानी कि सब्जेक्ट का जो चॉइस है वो आपको दिया जाएगा ऐसे में। तो सब्जेक्ट का चॉइस आपको गिवन किया जाएगा, फिर आपको टॉपिक मिलेगा, स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको लिखना है, राइट एन एसे गिवन। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट
ऑफ द एस्से। एस्से का जो सब्जेक्ट है उससे आपको क्लोजली रहना होगा, कीप क्लोजली। टू अरेंज डियर आइडिया, अपने आइडिया को अरेंज करो इन ऑर्डरली फैशन एंड टू राइट कॉन्साइजली। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड इजेक्ट एक्सप्रेशन। आपका जो इफेक्टिव इजेक्ट आपका जो एक्सप्रेशन है उस एस्से के अंदर एक्सप्रेशन, अपने आइडिया को अरेंजली अरेंज करना, अपने आइडिया को ऑर्डरली फैशन में अरेंज करना, फिर इफेक्टिव एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश प्रिसाइज विल बी to test the English language comprehension and English precise writing skill 10th standard level. Paper 2 GS paper 1 GS General Studies पेपर वन। पेपर टू में जीएच का होता है जनरल स्टडीज़ वन। जनरल स्टडीज़ वन में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर होगा, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। देखो ही जीएच पेपर वन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों एक साथ है, ओवरलैप है, दोनों को कनेक्ट करके हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक ही पेपर में है। जीएच पेपर वन, जीएच पेपर वन, जनरल स्टडीज़ पेपर वन, जनरल स्टडीज़ वन। तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हेरिटेज मतलब विरासत, इंडियन हेरिटेज भारतीय विरासत और संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, सोसाइटी का भी और वर्ल्ड का भी। वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ गया, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री और फिर मॉडर्न हिस्ट्री भी। वर्ल्ड की इंडियन कल्चर विल कवर, इंडियन कल्चर में क्या क्या कवर है, सैलिएंट एस्पेक्ट हैं। आर्ट फॉर्म्स हो गए, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री आ गया, यानी कि ब्रिटिशर्स वाला, मुगल जो लेटर मुगल, राइज ऑफ ओरिजिनल यानी कि एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा, ये सब आएगा, ये सब टॉपिक। एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा, बहुत सारे युद्ध हुए थे। एंग्लो एंग्लो मतलब ब्रिटिश, तो ब्रिटिश ने जो इंडियन पावर के साथ युद्ध किया था उसमें बहुत सारे हैं, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में ही आएगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द देखो यहाँ पे कीवर्ड क्या, मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी के मिडल, बीच में, मिड में, मिडल, मिडल मतलब बीच में, मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी के बीच से। 18वीं शताब्दी का जो आधा खत्म हो गया है, 18वीं शताब्दी आधा हो गया है, मिडल मतलब आधा खत्म हो गया है, बीच में, मिडल, मिडल में, मिडल से हम देखेंगे। until the present, until आज, present, significant event personalities issue, सिग्निफिकेंट देखेंगे, इवेंट क्या क्या इवेंट हुए, पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी थी, इशू क्या इशू थे 18th सेंचुरी के मिडल से। फ्रीडम स्ट्रगल भी देखेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल में वेरियस स्टेजेस, इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, post independent consolidation and reorganization the country within the country। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, देखो वर्ल्ड हिस्ट्री विद इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड है, इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी वही है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, रीड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, तो नेशनल बाउंड्री को भी रीड्रॉ करना, नेशनल बाउंड्री रीड्रॉवल, colonization, decolonization, political philosophy like communism, capitalism, socialism, their forms and effect on the society, salient feature of Indian society, diversity of India, Indian society आ गया, role of women, women's organization, population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies, इफेक्ट ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट इंडियन सोसाइटी पे, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, सैलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी आ गया, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज,
तो कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इनके लोकेशन के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, इंपॉर्टेंट geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone, etc., geographical features and their location changes, इनके जोग्राफिकल फीचर और लोकेशन changes in critical geographical features including water bodies and ice caps and in flora and fauna and effect of such changes पेपर 3 यानी कि जनरल स्टडी 2, जीएस पेपर 2, जीएस जीएस पेपर 2, जीएस 2 में क्या क्या है, पॉलिटी, गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, यानी कि पॉलिटी में ही कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा और गवर्नेंस भी इसी में आएगा, पॉलिटी पॉलिटी में ही आएगा। तो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी भी इसी में आएगा, इंटरनल सिक्योरिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, अंडरपिनिंग यानी कि वही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि संविधान जो आज है उसका जो संविधान बन रहा था, मेकिंग हो रही थी, तो संविधान बनने का जो रीजन था, उसका हिस्ट्री, कि कैसे संविधान इवॉल्व हुआ, उसके उसको जानने के लिए हमें हिस्टोरिकल देखना पड़ेगा, यानी कि अंग्रेज़ों ने कैसे कैसे रूल किया। तो अंग्रेज़ों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को दो तरह से पढ़ेंगे, यानी कि ब्रिटिश को हम डिवाइड करेंगे, ब्रिटिश रूल को हम डिवाइड करेंगे कंपनी रूल और क्राउन रूल, ऐसे हमने देखा था। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का वीडियो मैंने बनाया है, मैं एक बार और बना दूंगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मैं एक बार और बना दूंगा अगर नहीं देखा है, लेकिन मैंने बना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उस प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर होगा। बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है पॉलिटी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो आप लोग देख सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, कंपनी रूल और क्राउन रूल। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अंडरपिनिंग नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, अंडरपिनिंग, हिस्टोरिकल मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अंडरपिनिंग, यहाँ पे ये कीवर्ड है अंडरपिनिंग, लेकिन अंडरपिनिंग वही पे बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संविधान की, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि ब्रिटिश रूल को हम देखेंगे, यानी हिस्ट्री देखेंगे, पॉलिटी और हिस्ट्री कनेक्टेड हो गया ना। इवोल्यूशन कैसे हुआ, फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवोल्यूशन फीचर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स अमेंडमेंट और सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर मूल भावना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, केशवानंद भाटी केस लैंडमार्क केस है, लैंडमार्क फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, इशूज and challenges pertaining to the federal structure, devolution of power, फेडरल स्ट्रक्चर में कैसे चैलेंजेस आते हैं और इशू आते हैं, डिवोल्यूशन ऑफ पावर का डिवोल्यूशन कैसे है, डिवोल्यूशन डिवोल्यूशन फाइनेंसेस अप टू up to local level and challenges therein, separation of power between various organs, disputed redressal mechanism and institution, comparison of the Indian constitutional scheme with that of other countries, parliament and state legislature, structure, functioning, conduct of business, powers and privileges and issues arising out of the structure, organization and functioning of the executive and the judiciary ministry and department of the government, pressure groups and formal informal associations and their role in the polity, salient feature of the representation of people's act, people's representation, RPA,
आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के जो सैलिएंट फीचर, सैलिएंट मतलब यूनिक, सैलिएंट अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पावर्स सैलिएंट, सैलिएंट फीचर, फीचर मतलब विशेषता, सैलिएंट, सैलिएंट का मतलब होता है यूनिक, सैलिएंट, सैलिएंट मतलब यूनिक, सैलिएंट मतलब यूनिक, साइलेंट नहीं, सैलिएंट, नॉट साइलेंट, सैलिएंट, सैलिएंट फीचर, सैलिएंट फीचर, सैलिएंट फीचर, यूनिक फीचर, यूनिक विशेषता, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पावर फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पोस्ट क्या पोस्ट है, पावर, उस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट की पावर, ताकत कितनी है, संविधान में है, संविधानिक है ना, तो संविधान में होगी, तो पावर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन सबको हम देखेंगे, पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, स्टैट्यूटरी ये भी देखेंगे, रेगुलेटरी और बहुत सारे क्वासी क्वासी जुडिशियल बॉडीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड issues arising out of their design and implementation, development process and the development industries, the role of NGOs, self-help groups, various groups, various groups and association, donors, charities, institutional and other stakeholders, welfare scheme, welfare scheme for vulnerable यानी कमजोर सेक्शन के लिए, vulnerable section of the population of by the center and state and performance of these schemes, mechanism, laws, institution and bodies constituted for the protection and betterment of the vulnerable section, issues relating to development or management of social sector services relating to health, education, human resources, issues relating to poverty and hunger, important aspect of governance, transparency and accountability, e-governance, application, model, success, limitation and potential, citizen charter, transparency and accountability, and institutional and other measures, role of civil services in a democracy, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। आ गया ना। जिस जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो उसी के बारे में पढ़ना है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा का क्या भूमिका है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, सिविल सर्विसेज का रोल, भूमिका इन अ डेमोक्रेसी, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, IR, bilateral, regional and global grouping and agreement involving India and or affecting India's interest, effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest, diaspora, Indian diaspora, Indian diaspora, Indian diaspora आप लोग बताइएगा वो क्या है, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा क्या है, इंडियन डायस्पोरा क्या है, इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज, फोरा, फोरा डियर स्ट्रक्चर मैंडेट, तो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज और फोरा, FORA, फोरा डियर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, मैंडेट, ये सब मैंडेट है, नहीं मैंडेट लगता है ये वो हो गया, गलत हो गया। GH पेपर 3, पेपर 4 GH पेपर 3, जनरल स्टडीज पेपर 3। तो अब आते हैं GH पेपर 3 में, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इंडियन इकॉनमी, इशूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ,
इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कहते रहे, मोदी जी कहते हैं कि नहीं कि सबका साथ सबका विकास। तो इंक्लूसिव ग्रोथ हिंदी में वही होगा, सबका साथ सबका विकास। इंक्लूसिव मतलब सब इंक्लूड है, इंक्लूसिव ग्रोथ सबका ग्रोथ हो, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। कोटेड बाई नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर, माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। माननीय, माननीय है ना भाई, हाईएस्ट अथॉरिटी, उनसे ऊपर भी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, लेकिन काम कौन करेगा, डिफेक्टो कौन है, उनके नाम पे होगा, उनके नाम पे। उनके पास पावर है, लेकिन उनके पास ऐसी पावर है कि उनके साइन के बिना कोई भी बिल लॉ नहीं बनेगा, इतनी पावर है उनके पास। इसीलिए वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश की हाईएस्ट अथॉरिटी। उनके साइन के बिना कोई बिल एक्ट नहीं बनेगा। तो बिल की जो यात्रा शुरू होती है, जर्नी, बिल की जर्नी कहाँ ख़त्म होती है, प्रेसिडेंट की टेबल के आगे, प्रेसिडेंट के आगे मतलब प्रेसिडेंट के सामने। जब वो साइन करेंगी, एसेंट अपना अप्रूवल, अपना एसेंट दे देंगी, तो मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेसन, वो एक्ट मतलब वो बिल एक्ट बन गया, यानी कि कानून बन गया। अब वो उसकी वैल्यू है, क्योंकि वो कानून बन गया है, अब उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर वो कानून गलत है, समाज की भलाई के लिए वो कानून नहीं है, क्योंकि वो पार्लियामेंट में बना है, और पार्लियामेंट में जानते ही हो, लैक ऑफ एक्सपर्टीज, पार्लियामेंट में लैक ऑफ एक्सपर्टीज। तो भाई न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सीजेआई, उस कानून को इंटरप्रेट करेंगे, उनको देखेंगे, एनालाइज करेंगे उस कानून में क्या गड़बड़ी है। अगर कानून सही है, अगर बस थोड़ा सा कहीं गड़बड़ी है, तो बस उसने वो वाले हिस्से को निकाल देंगे। और इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ क्या बोलते हैं, देखो याद नहीं आ रहा, डॉक्ट्रिन ऑफ कुछ तो कहते हैं कि एक पूरा कानून है, उसमें थोड़ा सा एक जो पॉइंट है, हिस्सा है, वो गलत है, वो गलत है, तो उसको हटा दो। पूरा कानून हटाने की जरूरत नहीं है, वो हिस्सा निकाल दो। तो इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन इकॉनमी, जीएच पेपर 3, जीएच पेपर 3, जनरल स्टडीज 3, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जीएच पेपर 3 में। इंडियन इकॉनमी एंड इशू, इंडियन इकॉनमी और उसके इशू, उसकी प्रॉब्लम, समस्या, इंडियन इकॉनमी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, प्लानिंग में, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सबका साथ सबका विकास, कोटेड बाई हमारे माननीय मोदी जी। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इशू अराइजिंग फ्रॉम इट, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बजटिंग, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मेजर क्रॉप क्या क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न अलग अलग पार्ट में कंट्री के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, storage, transport, and marketing of agricultural produce, and issues and related constraint, e-technology in the aid of farmers, aid मतलब पैसा, फार्मर को पैसा, ई टेक्नोलॉजी के लिए, ई टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। तो ये सब एग्रीकल्चर का पोर्शन है, मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, ये सब एग्रीकल्चर, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये सब कुछ इसमें आता है एग्रीकल्चर। और ये एग्रीकल्चर टॉपिक मेंस का है, ओनली मेंस, नॉट प्रीलिम्स से क्वेश्चन नहीं आता, मेंस। इशूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये भी एग्रीकल्चर का है।
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस राशन की जो शॉप्स हैं, जो सरकार राशन देती है पीडीएस सिस्टम के थ्रू। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रीवैम्पिंग, रीवैम्पिंग वही रिफॉर्म करना। इशूज ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, food processing and related industries in India, scope and significance, location, upstream and downstream requirement, supply chain management, तो ये सब। Land reform in India, effect of liberalization on the economy, changes in industrial policy and their effect, ये सब इकोनॉमी के टॉपिक हैं, एग्रीकल्चर वाले। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हैं, उसके इफ़ेक्ट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या क्या इफ़ेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आगे, डेवलपमेंट एंड डियर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस का अचीवमेंट साइंस एंड टेक में, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इशूज relating to intellectual property right, IPR, conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment, assessment मतलब assess करना, उसको निरीक्षण करना, assessment निरीक्षण करना, छानबीन करना। असेसमेंट मतलब छानबीन करना। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। दरवाजा भाई, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, external state and non-state actors in creating challenges to internal security। एक्सट्रीमिज्म का एक्सट्रीमिज्म जो भी होगा, ये सब जीएच पेपर 3 के हिसाब से देख रहे हैं टॉपिक, ये सारे टॉपिक। Challenges of internal security through communication networks, role of media and social networking sites in internal security challenges, basics of cyber security, money laundering and its prevention। तो मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये सब आ गया कि नहीं? बेसिक्स, ये बेसिक यानी कि कोई स्पेशलाइज नॉलेज नहीं चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज नहीं चाहिए, यानी कि पीएचडी नहीं करना है, बस हमें बस बेसिक जनरल नॉलेज अवेयरनेस होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। तो यूपीएससी बस जनरल अवेयरनेस के लिए ये सिलेबस बनाया है, बच्चे का हॉलिस्टिक। अब ये सिलेबस इतना सारा देख लिए, ये सब देखने के बाद बच्चे का कैंडिडेट का यानी कि जो एस्पिरेंट है, आईएएस एस्पिरेंट, उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा कि नहीं? हॉलिस्टिक यानी कि पूरा ओवरऑल, दिमाग से लेके, पैरों से लेके, हाथों से लेके, सब कुछ। तो यही है हमारे यूपीएससी का सिलेबस, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेबस, जो डिवाइडेड है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में डिवाइडेड है, मतलब प्रीलिम्स और मेंस में डिवाइडेड है। इंटरव्यू तो एक बिहेवियर इंटरव्यू, मतलब उसमें जो एक कैंडिडेट का हाव भाव, एटीट्यूड कैसा है, ईगो तो नहीं है उसके अंदर, तो ये सब, क्योंकि ईगो बहुत बड़ा हो जाता है। आईएएस बनने के बाद, पावर मिलने के बाद ईगो ईगो सेटिस्फाई हो गया तो भाई बड़ा, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम लोग
इतना पढ़े, इतना मेहनत किए, एग्ज़ाम दिए, 1 अटेम्प्ट नहीं, 2 अटेम्प्ट नहीं, इतना पढ़ने के बाद हर एस्पिरेंट घमंड में रहता है कि इतना पढ़ने के बाद ये हमको नौकर कह रहा है, ये किसान या ये जो आम जनता है। तो ये सहन करना बहुत ही वो है। जैसे यहाँ करेंसी अभी इकोनॉमी में जब आप पढ़ेंगे तो क्या नाम है, आरबीआई, ये देख रहे हो, ये क्या है, सांची स्तूप, ये 200 की नोट है। अब बताओ इस 200 की कितनी पावर है, अगर आपको वो खरीदना है, क्या बोलते हैं, इस ये जो 200 रुपये है, इस 200 रुपये की कितनी क्षमता है, कितनी क्षमता है कि वो क्या बोले, वो 200 रुपये में क्या मिलेगा, 200 रुपये में क्या मिलेगा बताओ, परचेसिंग पावर, इस करेंसी की परचेसिंग पावर बताओ, 200 रुपये में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, गाना गाएंगे, हम मिले तुम मिले एक दूजे के लिए, हम मिले तुम मिले एक दूजे के, एक दूजे के लिए, एक दूजे के लिए, टूजे नहीं, टू जी नहीं, टू एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए, एक दूजे, एक दूसरे के लिए, हम और वो, हम और वो, समझ गए, समझदार तो हो तुम लोग, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अब यहाँ तक तो हो गया। एक और है जीएस पेपर 4, इसमें एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड, एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड है। ये पेपर किस लिए है, ये पेपर बच्चे जो इंक्लूड है, इसमें क्या क्या है, कैंडिडेट के, इसमें कैंडिडेट का क्या टेस्ट होता है एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड में, क्या ये पेपर किस लिए डिज़ाइन किया गया है, एथिक्स इंटीग्रिटी, जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 4 क्यों है, क्योंकि जो कैंडिडेट है, जो आईएएस है, जो आईएएस बनेगा फ्यूचर में, फ्यूचर जितने भी मेरे फ्यूचर आईएएस हैं, फ्यूचर आईएएस, ये कैंडिडेट की क्या चेक करते हैं, एटीट्यूड, अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, किसी जो इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ये वर्ड प्रियम्बल में मेंशन है, प्रियम्बल में, तो इंटीग्रिटी से जो भी रिलेटेड इशू प्रॉब्लम है उनको अप्रोच कैसे करें, एटीट्यूड, पब्लिक लाइफ में प्रोपिटी, प्रॉबिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, वेरियस इशू के लिए क्या है, कन्फ्लिक्ट फेस बाय हिम इन डीलिंग सोसाइटी, सोसाइटी से जब वो डील करता है तो केस, केस स्टडी अप्रोच, यानी कि जो क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी क्वेश्चन, उनको केस स्टडी को पढ़ो, उन क्वेश्चन को देखो और प्रैक्टिस करो। तो केस स्टडी अप्रोच, आपको एक सिचुएशन मिलेगी केस स्टडी में, उसको देखना है, उसकी आपको उस केस स्टडी को पढ़ने के बाद एक आईएएस की तरह सोचना है। ये नहीं कि आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कैंडिडेट है, आप आईएएस बन जाइए। जब आप ये जीएस 4 में एथिक्स इंटीग्रिटी केस स्टडी आएगा, कोई आपको सिचुएशन मिल गई कि आप इमेजिन करो आप आईएएस हो, आप डीएम हो किसी डिस्ट्रिक्ट के, इमेजिन करो, इमेजिन, कल्पना, कल्पना तो कर ही सकते हो बेटा, कल्पना तो कर ही सकते हो, कल्पना करना सबका हक है, यानी कि सपना देखना सबका हक है। हाँ, सपने को जो पूरा करता है उसके अंदर डेयरिंग है, सपने को पूरा करने के लिए लगना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन, और ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीआर, ये जो पूरा एग्जाम प्रोसेस है ना, सीपीआर मॉडल पे चलता है बेटा, सीपीआर मॉडल पे। सीपीआर मॉडल क्या है, कंसिस्टेंसी, परजिवरेंस एंड रेजिलियंस, ओके। तो ये आपको करना पड़ेगा, और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी अगर बनानी है तो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा कि हाँ मुझे रोज़ इतने घंटे पढ़ना है। मेरी पढ़ाई तो आप जान ही रहे, मेरी पढ़ाई आपके साथ होती है, सही बता रहा हूँ। जब ये जो टाइम दे रहा हूँ ना, ये आपका भी भला हो रहा है, मेरा भी भला हो रहा है, मेरा फ़ायदा हो रहा है इससे, क्योंकि ये सब मैं भी तैयार कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट, और ये टाइम मेरा यूटिलाइज हो रहा है। एक्टिव रिकॉल, इसी को मेरे हिसाब से यही एक्टिव रिकॉल है, मेरा रिवीजन हो रहा है, आपका भी फ़ायदा। मैं वीडियो
ये जो वीडियो है इसके सामने अपने आप से बात कर रहा हूँ, मेरे सामने मैं ही हूँ ना। वो तो बाद में आप लोग देखेंगे, लेकिन अभी तो मैं अपने आप को देख के बोल रहा हूँ, यानी कि एक्टिव रिकॉल अपने आप से बात कर रहा हूँ कि मुझे कैसे पढ़ना है। यही होता है टेक्निक, पढ़ने का यही होता है। हाँ, कुछ लोग पागल समझेंगे, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो पागल समझेंगे, जो भी बच्चे ये यूट्यूब पे देखेंगे कि ये तो पागल है, ये अपने आप से कैमरे में बोल रहा है। उसको क्या पता कि दुनिया भर के लोग पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ, एक्टिव रिकॉल क्यों बोलता हूँ। तो यही है एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड। Attitude, approach to issue relating integrity, probity in public life, problem solving approach, various issue के लिए conflict faced by him in dealing with society. Question में utilize the case study approach to determine these aspects. Following broad area will be covered: ethics and human interface, essence, determinant हो गया, और consequence of ethics in human action, dimension of ethics, ethics के dimension, ethics in private and public relationship, human values क्या है, lessons from the lives and teaching of great leaders, reformers और एडमिनिस्ट्रेटर, रोल ऑफ फैमिली का रोल, सोसाइटी का रोल, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़। इनकलकेटिंग मतलब वैल्यूज़ को इनकलकेट करना अपने अंदर, इन सारी वैल्यूज़ को, फैमिली के रोल को, और ये सोसाइटी क्या बोलती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप क्या पढ़ रहे हो, लीडर्स का क्या है, ग्रेट लीडर्स, जो बहुत सारे लीडर्स आए और उन्होंने टीचिंग दी अपनी अपनी, रिफॉर्मर्स जो रिफॉर्म किए, एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि आई एस आई पी एस, ये लोग भी हिस्टोरिकली आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे ज्ञान दे के गए हैं। मतलब ज्ञान यानी कि नॉलेज, टीचिंग। एटीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इस इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन, प्रभाव और उनका संबंध, थॉट एंड बिहेवियर, मॉरल, पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएशन। तो ये सब एटीट्यूड में आ जाएगा। तो थॉट, बिहेवियर, मॉरल, पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस, अपना सामाजिक प्रभाव, और परसुएशन। तो ये सब है ऑल ओवर। अब यहाँ से आपको ऑप्शनल की देखना है, ये पूरा सिलेबस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो ये पेपर 2 है। जीएस में क्या नाम है, ऑप्शनल ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं ना, सेल स्ट्रक्चर, ये तो बायोलॉजी का है पूरा। ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, आपको अपना ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा। तो यही है, कुछ लाइन आपको बोलने जा रहा हूँ। कोई कोई कितना भी आपको बोले, कोई कितना भी आपको सुनाए कि तुम ये क्या कर रहे हो, आगे पीछे हिचकते हो, अपने अपने आप से बात करते हो, फ़ोन में देखते हो, ये क्या है। कोई कितना भी आपको बोले, सोसाइटी में बहुत सारे तरह के लोग होते हैं, बहुत तरह तरह के लोग हैं। तो समाज में, आपके सराउंडिंग में, आपके फैमिली मेम्बर भी हैं जो आपको अच्छी बातें बताएंगे, और कुछ लोग होंगे जो आपको मारेंगे ताना। अरे भाई वो क्या कर रहे हो, मुझे खुद ताना मारा जाता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि वो क्या करते हो तुम, रोड पे चलते हो तो ऐसे क्या करते हो, ऐसे क्या करते हो, ये क्या करते हो, मेरे पीछे, ये जो अभी किया हूँ, तेरे पीछे क्या देखते हो। भाई मेरी ज़िंदगी, मैं पीछे देखूँ आगे चीखूँ, अगर मरना लिखा होगा तो मर जाऊँगा। तुम कौन होते हो मुझे टोकने वाले कि मैं पीछे ना देखूँ, मैं देखूँगा, क्या कर लेगा। तो लोग ऐसे भी होते हैं, अपने काम से काम नहीं रखेंगे। तो सोसाइटी में कनेक्शन बनाओ। यहाँ क्या लिखा है, एथिक्स इंटेग्रिटी में क्या बोला है कि समाज का भी अपना रोल होता है। तो समाज में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको इनहेल करो, अपने अंदर इनहेल करो, अपने अंदर डालो, लेकिन बुरी चीज़ें मत। हाँ, समाज में बुराइयाँ हैं, नो डैट, बुराइयाँ तो हैं, वी नो डैट, बुराई है समाज में, उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बस ये जो पूरा हॉलिस्टिक ये पूरा ऑफिशियल, ये जो ऑफिशियल सिलेबस है,
ये जो ऑफिशियल सिलेबस दिखा रहा हूँ ना, ये ऑफिशियल यूपीएससी का है। तो इसमें हॉलिस्टिक आपका डेवलपमेंट होगा। अब आप पीवाईक्यू देखें, पीवाईक्यू आप देखिए, मैं लाऊंगा पीवाईक्यू एनालिसिस का भी वीडियो लाऊंगा, पीवाईक्यू एनालिसिस। लेकिन मैं पहले टेलीग्राम लगा लूँ कि पीवाईक्यू आपको कैसे दिखाऊं, क्योंकि इसी फ़ोन से मुझे वीडियो बनानी है। और फिर पीवाईक्यू एनालिसिस, मेरे पास अभी पीवाईक्यू की कोई बुक नहीं है, पीवाईक्यू की कोई बुक नहीं है। तो पीवाईक्यू पहले मैं कहीं से अरेंज करूँ, यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेन का पीवाईक्यू, फिर मैं आपको एनालिसिस करवाऊँगा कि यहाँ कितनी बार ये क्वेश्चन, पहले मुझे एनालाइज करना होगा। तो टी जो टीचर होता है पहले खुद देखता है कि हाँ कितनी बार ये, कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कितने मतलब कितने थीम रिपीट हुए हैं, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते हैं। तो ये सब मैं देखूँगा। उसके बाद आपको पीवाईक्यू एनालिसिस, ये सिलेबस आप देखिएगा इस वीडियो में, पूरा मैंने होलिस्टिक बताया है, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट मैंने किया है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। आप इस सिलेबस में आप जो भी देख रहे हैं, ये आपको होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका पूरा विकास करेगा, मेंटल विकास, इंटेलेक्चुअल। ओके, आई यू गेट इट, आई यू गेट इट माई पॉइंट? हाँ या ना तो बोल दो। ओके 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 ओके, तो ठीक है, बनाऊंगा मैं। जो इकोनॉमी है उसमें अभी मुझे एग्रीकल्चर टॉपिक, फिर आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब मुझे पढ़ाना है, क्योंकि अभी मुझे रिवीजन करना बाकी है। तो मेरा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको समझ में भी, समझाना भी है। तो समझाने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा। कुछ चीज़ें हैं मुश्किल हैं, जो नाम से नहीं समझ में आती, क्योंकि उस पर कैलकुलेशन आ जाती है ना, और कैलकुलेशन से मेरा दूर दूर का नाता है। क्योंकि भाई मैं मैथ पीसीएम का नहीं हूँ, 11th में मैं ह्यूमैनिटीज़ लिया था, ह्यूमैनिटीज़। तो सीसैट में मुझे प्रॉब्लम तो आएगी, तो सीसैट पे फोकस करना होगा, सीसैट पे फोकस करना होगा, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, आप लोग ये वीडियो देखिए, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा, अपना व्यू, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग बताएंगे तभी तो मैं आगे आपको, आप जो टॉपिक पे बोलेंगे, जिस टॉपिक पे कि इकोनॉमी पढ़ाइए भैया, या इन्फ्लेशन पढ़ाइए भैया, या कोई भी एक यूपीएससी का जो भी सिलेबस, इस सिलेबस में इकोनॉमी का जो भी मैंने नाम लिया है, क्या नाम है, डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं, कहाँ गया, हाँ, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये टॉपिक जब पढ़ाऊँगा तब लाऊँगा, मेरा रिवीजन हो जाएगा, आपका भी फ़ायदा। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, ये नाम से ही पता लगा, इंक्लूसिव, तब में जिसमें सब इंक्लूड है, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव यानी इंक्लूड से बना है। इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रोथ मतलब सबका विकास। और ये ग्रोथ एक एस्पेक्ट दिखाता है, ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ से बड़ा एक और वर्ड है डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है ये भी बताऊंगा। और इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है ना, ये मेंस के लिए है, और इसमें बहुत सारे कीवर्ड आएंगे इकोनॉमी के। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। और ये कीवर्ड तो मुसीबत करते हैं, सही बता रहा हूँ, कीवर्ड याद होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कीवर्ड लाइफ में कभी कोई सुना नहीं है। हम लोग आम एकदम सिंपल हिंदी की वर्ड को बोलते हैं। अगर हम लोग बार बार ये कीवर्ड बोलें, जैसे हम लोग गाना सुनते हैं ना, स्पॉटिफाई किसके पास है, स्पॉटिफाई, स्पॉटिफाई है ना, तो गाना हम लोग बार बार सुनते हैं, गाना सुनते हैं कि नहीं, गाना सुनने के बाद वो गाना हमें याद हो जाता है, क्यों, क्योंकि हम बार बार सुन रहे हैं। तो वही है, ये कीवर्ड बार बार हम देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, उन सिंपल हिंदी के वर्ड की जगह आप लोग ये वर्ड बोले इकोनॉमी के, तो आराम से आपको याद हो जाएगा। मैं भी अब यही काम करूँगा। जैसे एक वर्ड आएगा, हिडन हंगर, हिडन हंगर यानी कि छुपा हुआ हंगर, हंगर मतलब भूख। अब हिडन, हिडन मतलब छुपा, छुपा हुआ, हिडन, और हंगर मतलब हंगर, भूख, भूख। अब ये क्या है, तो इसका मतलब ये है कि हिडन हंगर का मतलब क्या है, लोगों तक खाना पहुंच गया है, सरकार ने सबको पीडीएस सिस्टम के थ्रू खाना दे दिया है, यानी कि फूड सिक्योरिटी सबको मिल गई है, सबको खाना मिल गया है, सबके पास खाना है, सबके पास क्या है, खाना है।
खाना 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 खाएंगे ताकत आएगी। लेकिन खाना तो सबको मिल गया, सबने खा लिया, सबका पेट भर गया, खाली पेट भरा। अब यहाँ पे वो आएगा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, यानी कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी क्या होता है? न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व उस खाने में है नहीं, जो सरकार खाना दे रही है उसमें पोषक तत्व है नहीं, यानी कि पेट तो भर गया लेकिन शरीर का जो मसल प्रोटीन ये सब, इन सब की कमी हो गई। और वो खाली खा रहा है, लंबा हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, बाकी ये इसका हाथ। तो भाई सरकार ने खाना तो दे दिया लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं दी, न्यूट्रिशनल पोषक तत्व कमी हो गई। तो यही है हिडन हंगर, जब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कब फुलफिल नहीं हो पा रही है और सरकार सिर्फ खाना दे रही है। लोग खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं, लोगों का पेट तो भर गया लेकिन पोषक तत्व की कमी हो गई। तो ये है हिडन हंगर। तो समझ में आया? तो ये सारे कीवर्ड आएंगे इकोनॉमी में, बहुत सारे कीवर्ड हैं। इतने सारे कीवर्ड हैं कि आप परेशान हो जाएंगे याद करते करते और उसको देखते देखते। लेकिन चिंता मत करिए, मैं आपको याद कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको याद करवाऊंगा वो कीवर्ड, इकोनॉमी के कीवर्ड और पॉलिटी के कीवर्ड। जो पॉलिटी में बहुत सारे ये डॉक्ट्राइन है, कीवर्ड हैं, बहुत सारे लीगल टर्म पॉलिटी में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे आर्टिकल नंबर, प्रेसिडेंट की पावर कहाँ से होती है, प्रेसिडेंट कहाँ से बनते हैं, तो ये सारे आर्टिकल नंबर याद करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं तो भाई याद तो करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो न्यूज़ में आते रहते हैं, द हिंदू में अगर आप सुबह में देखते हैं तो अच्छी बात है। तो यही है, इतना ही मुझे कहना था। आई होप आपको अच्छा लगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि ये फ्री है, मेरा फ्री इनिशिएटिव में आप मेरी मदद करिए, मुझे प्रमोट करिए, मुझे हेल्प करिए। और अगर अच्छा लगे तो फीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, ये वीडियो देखिएगा और बताइएगा अपना रिव्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।